warm welcome to the first edition of the NDTV Emerging Business Conclave 2024. Today we've come together to celebrate and spotlight the driving force behind India's economy, its thriving MSME sector, its emerging business sector. तो हमारे साथ अब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार के श्री जितिन राम मांझी, माननीय मंत्री जी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितिन राम मांझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। इमर्जिंग बिजनेस भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा है। ये सेक्टर ना सिर्फ हमारी इकॉनमी को मजबूत नींव देता है, बल्कि हमारे देश में रोजगार के सृजन के लिए दूसरे सबसे बड़े सेक्टर के तौर पर भी है। एमएसएमई भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा है। इसको भारत की अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है और हम ये सब जानते हैं। ऐसे में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में इनोवेशंस, जॉब क्रिएशंस और समावेशी विकास में एमएसएमई की भूमिका कितनी अहम होगी मांझी जी? एमएसएमई विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा भारत को आय प्रदान करने वाली और रोज़गार प्रदान करने वाली ये विभाग है। और इसका आकलन इसी से लगा सकते हैं कि ये जीडीपी का योगदान समस्त भारत का 30.1% है और मैन्युफैक्चरिंग में योगदान इसका 35.4% है। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट जो जिस देश का ज़्यादा होता है उसको समृद्ध माना जाता है। तो एक्सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, हमारा विभाग के द्वारा 45.73% इसका योगदान है। एक उद्यम पोर्टल है हमारे के यहाँ। उस उद्यम पोर्टल में हमारे युवा लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो आज तक लगभग 3.16 करोड़ यानी कि 3.25 करोड़ युवा लोग उस पर निबंधित हो चुके हैं। और उसी प्रकार से एक उद्यम शिष्ट है जो छोटे छोटे उद्योग को आगे बढ़ाता है। उसमें भी 2.43 करोड़ रुपया यानी कि 2.5 करोड़ लोग उसमें निबंधित हैं। तो इस तरह से हम निबंधन दे करके आज तक हम लोग लगभग 23 करोड़ लोगों को नियोजन दे चुके हैं। Thank you so much, sir, for taking out the time for joining us in this very important session. A session which I feel is most important given that there is so much of conversation around jobs. इतनी रोजगार की बात है, ये देश युवा है, 65% जनता इस देश की 35 साल से कम उम्र की है। कौशल की, रोजगार की जब हम बात करते हैं, आपके मंत्रालय की बात उठती है। क्या प्राथमिकताएं हैं आपके मंत्रालय की? क्योंकि ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, बहुत कुछ करना है, समय उतना ही है। तो आपके हिसाब से कौन सी 3-4 ऐसी बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिस पे आप इस वक्त ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं? थैंक यू। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है कि आज हम कौशल विकास की बात करने लगे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने लगे हैं। देयर इज़ a respect in the mainstream for startup ideators, innovators, people who take risks, young people. क्योंकि हमारी देश में परंपराओं के आधार पे समाज चलता है जी, जो हमारी एक मजबूती भी है। लेकिन अब वो समय चला गया, जैसे होता है ना घर में कि 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं और बच्चा आता है, कहते नहीं अभी बड़े लोगों को बात करने दो। आज यंग लोगों का एंगेजमेंट पॉलिसी में, सोशल सेक्टर में, इंडस्ट्री में, साइंसेज में, हर फील्ड में इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। द यंग पीपल ऑफ टुडे आर अवेयर कि स्किल गैप कहाँ है जी। तो अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वी हैव टू बिकम द ग्लोबल स्किलिंग कैपिटल, वी हैव टू एड्रेस दो स्किल गैप्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कॉन्क्लेव में। सुभाष जी, मैं अगर आपसे शुरू करूं, ये बताइए कि आपने अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को ग्लोबल मंच के लिए, वैश्विक मंच के लिए कैसे तैयार किया? देखिए, 2009 में पहली बार हमने फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, हरिद्वार के पास रुड़की में, उत्तराखंड में जो आता है। और उस टाइम पर बहुत छोटी लाइन 460 टन पर डे से कैपेसिटी शुरू की थी। एक चीज़ आपको बहुत शायद अच्छी लगेगी इसको सुनने में भी,
कि ग्लास बनाने वाली सिर्फ 5 इंडस्ट्री हैं इंडिया में, और 5 में 4 मल्टीनेशनल हैं, हम सिर्फ अकेले इंडियन हैं और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। ग्लास बनाना एक बिल्डिंग मटेरियल है। अभी तक मैक्सिमम ग्लास इंपोर्ट होता था, लेकिन हमने एक तो मेक इन इंडिया में इसको एक गवर्नमेंट की भी हेल्प हुई और हमारी भी हेल्प हुई कि हमारा इतना बिजनेस बढ़ा। गवर्नमेंट भी उसमें बहुत बड़ी अच्छी एक वो कोशिश कर रही है मेक इन इंडिया बनाने में। हमने ग्लोबल ये कि BIS स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही स्पीड से अभी जैसे लागू किया, तो उससे बिजनेस अब कहीं भी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे इंडिया में है, प्रोडक्ट सेम है। अगर इंडिया में भी इंपोर्ट होना है तो फिर वही ग्लास इंपोर्ट होगा जो ISI मार्क होगा, BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। हमारा ग्लास एक्सपोर्ट होगा तो उसी तरह से होगा। इसलिए ग्लोबल मार्केट में आज इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, उस तरह के इनिशिएटिव्स को आपने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेवरेज देने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया? इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किसी मदद इमदाद की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो सेकेंडरी है। पहला है दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। आज मसाला सेक्टर में इंडिया वो वर्ल्ड लीडर है पूरी दुनिया में, और मसाला सेक्टर जब ग्रो करता है तो किसानों को कैश क्रॉप मिलती है, मसाले से अच्छी इनकम होती है। पूरा दक्षिण भारत आपका ये मसाला से ही उसकी मेन आय का जरिया है किसानों का। आज अनुकूल वातावरण है। आप जैसे चैनल के जो अग्रिम सोच वाले मीडिया के लोग हैं, उनका भी सहयोग हम लोगों को पूरा मिल रहा है, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको आज इस कार्यक्रम के लिए भी। और पैसा सेकंड है, पहली चीज़ तो आप अपने अंदर इच्छा शक्ति और ईमानदारी डेवलप करें तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। भारत सरकार नए व्यवसाय को लेकर, इमर्जिंग बिजनेस को लेकर, उनको सपोर्ट करने को लेकर प्रतिबद्ध है। आप अपने बिजनेस में अपने वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए क्या कोशिशें करते रहते हैं ताकि आपकी वर्कफोर्स बदलते वक्त के साथ रेलेवेंट बनी रहे? हम देखिए, आज के टाइम में इंडिया सबसे ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारे यहाँ है। वर्ल्ड में कोई भी काम करना है, कुछ भी है, आज हर कंट्री इंडिया की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है। उसको स्किल करना, आज की टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन लेके आना, ऑटोमाइजेशन को अडॉप्ट करना, उसके लिए ट्रेनिंग और डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी है। In simple terms, I think, how important is the success of MSMEs as we work towards 2047 and getting to a status in our country where we are a developed economy? One, of course, as you have just said, MSMEs are the source of vast amount of employment. And in this sense, their success is important. But it is also very, very important that these MSMEs grow. Dr. Panagaria, as we talk again about India moving into the status of a developed nation and the battle, in a sense, to ensure that that happens, one of the biggest challenges is to reduce, if ideally completely, the economic disparity between urban and rural areas in India. Now, that's possibly impossible. It's very unlikely to completely happen. But what role do MSMEs have in potentially bridging that gap? The gap at the moment between MSMEs based in rural areas and MSMEs based in urban areas is significant. How do you see this as a challenge? One of the transformations that has to happen during this period is a lot more urbanization than there is today. And so I don't think so much in terms of disparities between rural and urban as across the population. And across the population, you can reduce the disparities by bringing, by a lot more urbanization, meaning therefore the workforce moving out of sort of rural areas into urban areas. So we need to have much larger urban population as a part of this transformation. And as you do that, more and more workers come into the urban economy, which is more formalized economy, you would automatically be reducing inequalities as well.
हमारे इमर्जिंग बिजनेस में, एमएसएमई सेक्टर में महिलाएं किस तरह से इस सेक्टर को रीशेप कर रही हैं इस वक्त? अगर आप देखें तो एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादातर हाउ द लैंडस्केप ऑफ आर एमएसएमई सेक्टर लुक्स लाइक is women are mostly concentrated in the informal sector. Informal sector में माइक्रो जो पार्ट है, माइक्रो में सबसे ज़्यादा महिलाएं माइक्रो सेक्टर में हैं और अगर आप उसका सेक्टोरल स्प्लिट देखें तो ज़्यादातर महिलाएं टेक्सटाइल्स, फूड एंड बेवरेजेस एंड इस तरह के सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं. जो हमने देखा है कि विद ऑल द रिसर्च दैट वी हैव डन, we are seeing that women are coming up in many other sectors apart from the traditional sectors. Only finance doesn't work. Entrepreneurship is extremely tough. So if you need to create opportunity oriented entrepreneurship जो कि profits create करे, employment create करे country के लिए, उस entrepreneurship को promote करने के लिए you need to also create an ecosystem which provides continuum of support across training, capacity building, access to finance, access to markets, mentorship and networking, which is a very critical thing which WEP is also doing. इस पैनल में सोनल दो ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा चर्चा का मुद्दा यही है ब्रेकिंग बैरियर्स, जिन्होंने ये बैरियर तोड़ा है, सौम्या और मीरा. आपकी अपनी जर्नी आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कैसी रही? बैरियर तो आप लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं रही होंगी सौम्या? बहुत मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ एक बहुत ही कठिन और चैलेंजिंग जर्नी है. पहले डिसीजन मेकिंग की मुझे अपनी 1 तारीख की सैलरी की आदत है. महिलाएं जैसे हम तो मैरिड हैं तो घर में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अब बंद होगा. वो डिसीजन में फैमिली को एक साथ लेके आना, बिकॉज यू आर इम्पैक्टिंग द हाउस होल्ड, से चुनौतियाँ शुरू होती हैं. महिलाओं पे ट्रस्ट इन जनरल लोग करने से पहले थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं. कदम कदम पे women who are stepping out of home उनको प्रॉब्लम्स हैं, बट आई थिंक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस चला रही हैं महिलाएं, उनको आई थिंक उनके चैलेंजेस थोड़े से और ज़्यादा हैं. जैसे सौम्या ने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप ईजी नहीं है किसी के भी लिए, आदमी या औरत. सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इज सच अ टफ राइड that anybody who decides to get on this path has to really know what they want. Women are very capable people managers. I have found, my groove over the years. I'm on my 3rd startup now, having seen an exit and gone on to build, future ventures. I know that it's not an easy path, but it can be done. First question is to you, Kirtika. When you were in India heading Facebook, at that time to now, what is the shift that you've seen as far as business solutions that big tech companies like Facebook provide? Because at that time, I wasn't reporting on Facebook, but whatever I read in the newspapers, the focus would be on people like me, on social media, and large companies for solutions. But suddenly, over the last 10 years, 12 years, you've seen that the buzzword is MSMEs. When did you see the shift happening, and are MSMEs really that space where the sun never sets? I would actually say that the focus on MSMEs was there right from the very beginning. Maybe it didn't hit the headlines. I remember the first NGO case study with Olympic Gold Quest and Viren Rasquina, where they used our platform for driving awareness around the wonderful cause that they have. And the beauty of the platform is that MSMEs, the addressable market really opens up. When we talk about technology in MSMEs, which are the most critical technologies that Indian MSMEs need to adopt? Yeah, I think no business can survive without technology today. I think all industries are based on technology, and many startups are essentially technology and business together. I see data being very, very important. Every organization realizes that it is the backbone of their business. It's their asset. I see that experience of cloud that was there, has really transformed the way people look at putting technology behind their organizations. And there is this greater realization of connected devices, the edge, and having that connectivity and networking really happen. All being underlaid by, say, a sense of greater security,
perhaps a little bit of sustainability as well, right? And that's the overall gambit of things that I see. Indian MSMEs, they suffer from a very, very vital problem, which is access to funds. So how can you help that? How are you, working towards lifting those barriers? Banks are playing a very critical role, and now, finance and technology, they've become intertwined. So how is Yes Bank partnering with fintech companies to, provide targeted solutions to MSMEs? We've done two things, and this has been the differentiator for the bank. A, we have created our own digital lending platform. So looking at MSMEs in a very different lens from cash flow based financing, GST based financing, or bank statement based financing, not only collateral but also looking at these surrogate information, understanding behavioral patterns and looking at lending there. The second is, and to your point on the fintech platform, so one is the organic part of how we expand our own MSME base. Second, we also should acknowledge that fintechs have played a huge role in terms of digital inclusion or within the MSME segment. So here, while the front end can be digitized by them, innovated by them, but at the back they still need lenders and financials. The regulator has played a huge role here because they've brought out a formal digital lending guideline, they've brought out a formalized FLDG structure. So all of this have made sure that you are doing these partnerships in a very structured manner, secured manner, and organically and inorganically growing the base.